नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात करेंगे तेल की बढ़ती कीमतों की। 7 जून के बाद लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब देश के कई शहरों में डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल खेती से लेकर ट्रांसपोर्ट तक के लिए होता है। डीजल पर जो दाम बढ़ा है, उससे परेशान ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है, आने वाले दिनों में ज़रूरी सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसे में पहले ही लॉकडाउन में आर्थिक दुश्वारियों से परेशान लोग अब महंगाई की मार से और परेशान होंगे। ऐसा नहीं है कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं हो सकते। 2014 में जब महंगाई कम करने का वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 105 लीटर प्रति बैरल थी। आज कच्चे तेल की कीमत $43 प्रति बैरल है। लेकिन सरकार ने तेल पर लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। इससे सरकार का खजाना तो भरा, लेकिन आम आदमी की जेब लगातार खाली होती गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बेलगाम महंगाई सरकार की बदइंतजामी का नतीजा है? इसी मुद्दे पर हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जेएनयू के प्रोफेसर और जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रवीण झा, उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बिजॉन मिश्रा, कांग्रेस के नेता शिव भाटिया, और जुड़ेंगे हमारे साथ बीजेपी के नेता कुणाल कोहली। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनाते हैं कि तेल की बढ़ती कीमत पर विपक्ष क्या कह रहा है। पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है। तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। एक तरफ तो अपने देश की जनता कोरोना की महामारी की मार से परेशान है, दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि सरकार को डीजल और पेट्रोल के जो दाम है इसको नियंत्रित करना चाहिए। तो विपक्ष एक स्वर में मांग कर रहा है कि दाम नियंत्रित किए जाएं, लेकिन दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 22 दिनों से पेट्रोल के दाम में 9 रुपए 12 पैसे और डीजल के दाम में 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली का आंकड़ा है। जाहिर है पूरे देश में इसी से थोड़ा बहुत, कुछ पैसे ज्यादा कुछ पैसे कम, ये स्थिति बनी हुई है। आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बिजॉन मिश्र जो आम आदमी के लिए बात करते हैं, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता हैं, उनसे ही सबसे पहले पूछ लेते हैं। बिजॉन जी, जो ये पूरा सरकार का रवैया है, लगातार पिछले 22 दिनों से दाम बढ़ते जा रहे हैं, एक उपभोक्ता के रूप में ये आप पर कितना भारी पड़ता है? ऐसा है कि इस समय ये बहुत ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग एज उपभोक्ता हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी कीमत यदि बढ़े, स्पेशली जो एसेंशियल कमोडिटीज यदि बढ़े हमारे, तो वो हमारे डायरेक्ट बजट पे आघात देता है और हमारे एज इट इज इनकम लेवल काफी घट गया है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ सैलरी कट, कई कारणों के तहत। लेकिन हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये हो क्यों रहा है। हम भी इसका महसूस कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम डीजल की कीमत पेट्रोल से बढ़ गया इंडिया में। ये क्यों हुआ? और एक ही केवल विकल्प हमारे सामने आ रहा है कि इसलिए सरकार को करना पड़ रहा है क्योंकि उनको बाध्य हो रहा है कि हमको कर जुटाना है। हम यदि कर नहीं जुटाएंगे, हमारे जो क्रिटिकल एरिया है, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में जो खर्चा है जो बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है, और हमारा और भी जो स्कीम्स हैं जो पब्लिक हेल्थ
हेल्थ स्कीम्स हैं, पब्लिक रक्षा के लिए पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स को चलाने के लिए हमको कर चाहिए, तो वो कर आएगा कहां से? तो केवल एक ही विकल्प हम लोग के सामने आ रहा है, एंड एज अ रेस्पॉन्सिबल उपभोक्ता हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस समय हम लोग को इसको बर्दाश्त करना अनिवार्य है। क्योंकि यानी और आपको लगता है नहीं कि इस समय सरकार जो कर रही है वो शायद वही एक तरीका है। इस पर हम बात करेंगे अर्थशास्त्रियों से कि आखिर क्या तरीका वाकई यही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल कोहली, जो बीजेपी के नेता हैं। कुणाल साहब, जब 2014 में आपकी सरकार आई थी तो आपके बड़े बड़े जो पोस्टर्स और बैनर्स लगे थे, उसमें एक ये भी बैनर था कि जो तेल का दाम है वो महंगाई पर वार आपको करना था और आपको इसे हटा देना था, कम करना था। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार अभूतपूर्व ढंग से लगातार 20-22 दिन से दाम बढ़ रहे हैं और अब तो इतिहास बन गया है कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा है। आपने वादा किया था जीडीपी बढ़ाएंगे, लेकिन वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना होकर वो हो गया है गैस, डीजल और पेट्रोल। क्या हम ये माने कि इस देश की जनता के साथ आप छल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए देखा जाए तो वर्क वाज हैपनिंग, बहुत ज्यादा ऐसी हो रही थी, जैसे गवर्नमेंट कर रही थी, हमारी सरकार कर रही थी, और वो इस दिशा में चल रहे थे कि बहुत चीजें ऐसी होनी थी जो हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस लाना था, बहुत चीजों को कंट्रोल में करना था, उसके लिए सर्टेन पॉलिसीज इन प्लेस करी गई थी। कुछ हालात ऐसे जरूर बन गए हमारे बीच में कुछ महीनों से, तो बहुत ज्यादा ऐसे हालात हो गए हैं जब बड़े कड़े डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। बिकॉज होता क्या है कि सेंटर से बहुत स्टेट्स एक्सपेक्टेशंस करती हैं, जहां सब्सिडीज एक्सपेक्ट करती हैं, बहुत और चीजें एक्सपेक्ट करती हैं, और इन रिटर्न स्टेट की तरफ से अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ली जाती है। जैसे आप पेट्रोल की बात करें या डीजल की, अगर आप उनके यहाँ पे वैट या उनका वो देखिए किस तरह से वो लागू करते हैं, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, जो आज प्रश्न उठा रहे हैं ऑपोजिशन, अगर उनकी स्टेट्स में आप उनके वैट्स और उनके उसके ऊपर देखिए पेट्रोल और डीजल पे किस तरह से वैट्स लगाए जा रहे हैं, किस परसेंटेज पे वैट्स लगाए जा रहे हैं, अगर वो शुरुआत करने के लिए अपनी तरफ से अपनी स्टेट से अपनी तरफ से योगदान दे इकोनॉमी की तरफ और कहे कि हम वैट्स थोड़ा कम करते हैं, ताकि कुणाल साहब ये जो आप नसीहत दे रहे हैं वो आप जो कुणाल साहब नसीहत दे रहे हैं, माफ करिएगा, आप जो नसीहत दे रहे हैं उसकी तो शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी ना। आप नहीं, मैं 1 अप्रैल को इस देश में जो एक्साइज ड्यूटी थी, माफ करिएगा, एक्साइज ड्यूटी जो थी 1 अप्रैल को, वो 22 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर थी और आज है 32 रुपए 98 पैसे। जब आप ये वैट की बात करते हैं तो आप एक्साइज ड्यूटी को भूल जाते हैं। ये जो राजनीति में अपनी सुविधा से व्याख्या करने का मसला है, ये कहां तक ठीक है? मैं भूलता नहीं हूं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी क्या होता है कि जो सेंटर की रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स स्टेट्स है वो बहुत ज्यादा है। आप अगर आप देखेंगे कितने हमको इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, कितनी वो चीजें पॉलिसीज चलानी पड़ती है सेंटर को, आप बताओ में कितना फंडिंग देनी पड़ती है सेंटर को, ये सारे फंड्स कहां से आएंगे सेंटर के पास? ठीक है, तो यानी आपका कहना है, बस मुझे इतने, ठीक है, मैं समझ गया कुणाल साहब, आपका ये कहना है कि सेंटर के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, उसे पैसे चाहिए और पैसा कहां से आएगा। ये अलग बात है कि अचानक ये ज्ञान आपको सरकार में आने के बाद आया है, क्योंकि 2014 के पहले सारे आपके बड़े नेताओं के जो बयान हैं वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। बहरहाल ये तो तब भी रहा होगा उस सरकार को भी रहा होगा। शिव भाटिया जी, मजबूरी तो है, इस समय आर्थिक स्थितियां खराब हैं और अगर सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है तो ये रास्ता है, उनका कहना है कि यही एक रास्ता है। तो आप लोग जो विपक्ष के लोग हैं इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं भाई? जवाब तो कोहली जी ने खुद दे दिया कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास विपदा में लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा टैक्स लगाना पड़ रहा है। तो ये क्या ऑयल एंड गैस की सरकार बन के रह गई है क्या? शुरू से यही बात लोग कहते थे, हर समय कहां पर कैसा पैसा इस्तेमाल होता है। तो 1 रुपए से जब 10,000 से लेकर 14,000 करोड़ सरकार के खाते में जाता है, आपने 2014 से लेकर आज तक 12 से 13 टाइम आपने एक्साइज बढ़ाई, 18 लाख करोड़ आपने इसके अंदर से कलेक्ट किया। आपके पास तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। आप तो हर समय आपने बाकी काम छोड़ दिए, ऑयल एंड गैस को पकड़ लिया। आज इस देश इतनी विपदा में गुजर रहा है, आपको इतनी भी रहमत नहीं आती है कि लोगों को रोजगार देना है, लोगों के घर चलाने हैं, लोगों की किस तरीके की सहूलियत देनी है। आप पेट्रोल के पैसे 22 बार एक ही झटके में 25 दिन में बढ़ जाएं
ये इससे बड़ी जहमत और क्या ये जनता के ऊपर बेदर्दी के साथ डाल सकते हैं? ये तो अफसोस की बात है। सरकार चलाना नहीं जानते, सरकार दिवालिया हो चुकी है। इससे ज्यादा बुरी गिरफ्त हमारी इकोनॉमी की नहीं हो सकती। यदि पक्ष और विपक्ष दोनों की आप लोगों ने सुना क्या उनका कहना है, अब थोड़ा वाकई अर्थव्यवस्था का हाल समझ लेते हैं जो अर्थव्यवस्था के डॉक्टर हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रवीण झा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है जनता को तकलीफ दिए बिना इस पूरी गाड़ी को, जो फंसी हुई गाड़ी है अर्थव्यवस्था की, उसको आगे ले जाने की, या फिर ये बद इंतजामी और एक आसान तरीका है पैसा उगाने का? देखिए पंकज जी, जैसा आपने कहा, ये एक बहुत ही आसान तरीका है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो और तरीके हैं शायद वो ज्यादा विवादास्पद हैं, उसमें ज्यादा मुश्किलें आती हैं। इसलिए जो हमने देखा है पिछले 6 वर्षों में और हाल के पिछले 6 महीने में, आप देख लीजिए, ये एक जिसको कहते हैं ना दुधारू गाय की तरह से जो है सरकार मान के बैठी है। लेकिन आर्थिक तौर पे अगर हम इसका विश्लेषण करें तो मैं तो ये कहूंगा कि ये हृदयहीनता ही नहीं बल्कि दिमागहीनता का परिचायक है। क्योंकि इससे जो अर्थव्यवस्था पे चोट पड़ती है, मांग की जो स्थिति चरमराती है, तेल को अर्थशास्त्री यूनिवर्सल इंटरमीडिएट कहते हैं। इस पे जो भी असर होगा, बुरा या अच्छा, उससे सारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। अगर आप उसकी कीमत बढ़ाएंगे, हर चीज की कीमत बढ़ेगी। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिणाम होता है वो मांग पे बहुत ही एक जिसको कहेंगे आप कंप्रेशन वाली स्थिति वो बनती है। और ऐसी स्थिति में जब हमारी मांग, खास करके ये कोरोना वाले पीरियड में तो है ही है, लेकिन उसके पहले 2 वर्षों से अगर आप देखें तो मांग जो है लगातार कमजोर हो रही थी हमारी अर्थव्यवस्था में। और उसके बाद कोरोना वाले पीरियड में तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे बिल्कुल चरमरा सी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये बहुत ही एक अनुपयुक्त, अनुचित कदम है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप सिर्फ एक चीज देखें, लोग कह रहे हैं, मान लीजिए कुछ इनके साथ के अर्थशास्त्री अगर ये कहें आपसे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं सिर्फ एक रास्ता बताता हूं। हिंदुस्तान में जितने बिलियनर हैं, जो रिकॉर्डेड डॉलर बिलियनर्स हैं, आप सिर्फ उन पे अगर टैक्स लगाना चाहें तो उनकी संख्या अभी वर्तमान में जो है 560 है। ठीक है, अगर आप उन पे टैक्स लगाएं मात्र 1% का, तो उससे जो आप एक राशि का इंतजाम कर पाएंगे, वो जितना इन्होंने पिछले 6 महीने में किया इससे कई गुना ज्यादा होगा। और मैं सिर्फ बिलियनर्स की बात कर रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर उनसे कहें कि अर्थव्यवस्था में और समाज में एक सॉलिडारिटी का परिचय दीजिए आप, और सिर्फ 1% जो वेल्थ टैक्स है, सिर्फ आप उन पे एक वेल्थ टैक्स जो है वो लगा दें अभी। ठीक है, अगर लंबे समय के लिए नहीं, आप कहते हैं कि भाई हम सिर्फ 3 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते तो बहुत हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, आप ऐसे लोग जो बेहतर स्थिति में है समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में, उनसे आग्रह करें, उनसे कहें कि आप जो है कम से कम इस पीरियड के लिए जो अभी हमारी एक रेखा है उसको हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, 5% बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, काफी उगाही हो सकती है। यानी ये एक खास परिस्थिति है और हम ये देखते हैं। तो मैं पंकज जी बता सकता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये रास्ता नहीं है, ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज है। बिल्कुल। साथ साथ इससे जो राज्यों का नुकसान हो रहा है वो बहुत गंभीर नुकसान हो रहा है, उस पर भी हम चर्चा जी बिल्कुल, हम आएंगे आपसे दोबारा बात करेंगे। समय थोड़ा कम है और इस समय हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कि अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है वो पटरी से आखिर जो उतर गई है उसमें तेल का खेल क्या असर डालेगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की,
हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और उससे अर्थव्यवस्था और आम आदमी को हो रहे नुकसान की। हमारे साथ बीजेपी के नेता कुणाल कोहली भी हैं। कुणाल साहब, अभी आपने सुना होगा ब्रेक के पहले जो प्रोफेसर प्रवीण झा ने कहा कि दरअसल अर्थव्यवस्था को चलाने की जो एक सलाहियत है वो शायद इस सरकार में नहीं है और शायद कहीं एक स्तर पर वो हृदयहीन भी है। क्योंकि हमें ये देखिए ध्यान रखना होगा कि इसके पहले भी जो रिकॉर्ड कीमतें हैं वो 4 अक्टूबर 2018 को 84 रुपए पेट्रोल बिक चुका है और उस समय डीजल की कीमत 75 रुपए 69 पैसे थी। ये 16 अक्टूबर 2018 की बात है, यानी कोरोना के आने के पहले भी यही हाल था। क्या आपने दुधारू गाय समझ लिया है और जनता पर अंततः इसकी जो तकलीफ है वो उसे झेलनी पड़ेगी? ये तो कोई भी बता देगा। तो इस कोरोना के काल में जब आम आदमी परेशान है तो आप उसको और परेशान क्यों करना चाहते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया, देखिए रास्ते बहुत हैं, पर इस स्टेज में हम जिस पोजीशन पे आज 3-4 महीने में आए, ये बहुत ही अलग किस्म का एक समीकरण हुआ है देश में, और देश में क्या दुनिया में। सो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिली हुई है, बिजनेसेस बंद है, कमाइयां हो नहीं रही हैं। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने आगे बढ़ के यहां तक बोला कि मेरे पास आज तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे पेट्रोल के दाम स्टेट में बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी स्टेट्स की भी एक दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं वो आपके जो वैट्स वो 35% 30% महाराष्ट्र में, 38% महाराष्ट्र में लगा रहे हैं टैक्सेस, उसमें कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ी सी कटौती करें, स्टेट्स भी आगे कंट्रीब्यूट करें, तो कहीं ना कहीं दामों पे कंट्रोल, क्योंकि आप हमेशा सेंटर से एक्सपेक्टेशन होती है और होनी भी चाहिए। आफ्टर ऑल सेंटर जो बैठा है वो पूरे देश को चलाता है, उसमें स्टेट्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपदाओं के टाइम में जो वो पैसा मांगते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में आज मेडिकल के अंदर जितना पैसा चाहिए वो सेंटर से हेल्प मांगी जा रही है, पैसा कहीं से और इसलिए नहीं आता। टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। आज की कुछ रियलिटीज हैं जो हमें इन चेक रखनी पड़ती हैं। पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते हम उस बात पे। जैसे लेकिन कुणाल साहब, ये पॉलिटिक्स तो आप लगातार खेलते रहे हैं। आप याद करिए जब आप विपक्ष में होते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं या विपक्ष में थे, कितनी भी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, हम आपको बाइट सुना सकते हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे जब वो केंद्र में नहीं थे। क्या वो सारी बातें वो पॉलिटिक्स नहीं थी? और आज अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वो पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए मैं एक बात को आपको जरूर बोलूंगा कि एक टाइम में एक अर्थव्यवस्था को एक जगह पे, एक पटरी पे लाने के लिए जो कोशिशें चल रही थी वो कुछ समय से अपनी जगह से हटी हैं और उसका इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, ये हम एडमिट करते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी बोलता हूं कि इसको स्टेट्स भी एडमिट करते हैं कि हमारे पास अगर सैलरी देने के लिए नहीं है तो एक ही मात्र जरा है कि हम पेट्रोल के दाम बढ़ा दें। स्टेट्स अपनी जगहों में भी आके चीफ तो यहाँ कोई स्टेट का वकील नहीं है कुणाल साहब, यहाँ पे कोई स्टेट का वकील नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि आम जनता को इसका मतलब दुधारी तलवार से काटा जा रहा है। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ स्टेट है, मर तो जनता रही है। हालांकि अभी हमने जब सुना बिजॉन मिश्रा को तो उन्होंने तो बहुत उदारता पूर्वक कहा कि हम इस कठिन परिस्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार हैं। बिजॉन जी, किस कीमत तक और कहां तक आप साथ देंगे? क्योंकि अंततः बात अभी जैसे बताई है प्रवीण झा साहब ने कि इसका नुकसान, वो मसला सिर्फ ये नहीं कि आप पेट्रोल महंगा खरीदेंगे, उसका नुकसान ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था की गति भी रुकेगी, सामान डिमांड और सप्लाई का भी संकट होगा। तो आपकी वैसे क्या सीमा है? आप कहां तक जाना चाहते हैं इस पर, या एकदम आंख मूंद लिया है सरकार कुछ भी करे हम सरकार के साथ? नहीं पंकज जी, ऐसी बात नहीं है। हम लोग, हर एक नागरिक ये चाहता है कि इमरजेंसी जब होता है, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन जो आया है, इस समय हम लोग को पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर ये समझना होगा कि देश एक है। ये स्टेट और सेंटर ये भी नहीं चर्चा करना चाहिए। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि जितने स्कीम्स निकले हैं, जैसे इन रोजगार योजना जो अनाउंसमेंट की अभी उत्तर प्रदेश में, अब ये रोजगार योजना में कई करोड़ों रुपया चाहिए लोगों को भत्ता देने के लिए। वो कहां से आएगा?
उसकी इस ढंग से लाएंगे हम तो लोग। बिजौन ये साहब, लोगों को भी इसीलिए सरकार बनाई जाती है कि कहां से आए, उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए। बहरहाल आप ठीक कह रहे हैं कि संकट के समय आम आदमी तो यही चाहता है कि वो सरकार के साथ रहे, पर सरकार क्या आम आदमी के साथ है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। शिव भाटिया जी, आज देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तेल के सवाल पर बड़ा प्रदर्शन किया। क्या आप ये दावा कर सकते हैं, ये वादा कर सकते हैं कि कल आपकी सरकार आई तो आप एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे इस तरह से? कट गई, प्रश्न नहीं आया मेरे पास। शिव भाटिया जी, मैंने पूछा आपसे कि जिस तरह से आज पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं और आप याद दिला रहे हैं कि उस समय नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, बीजेपी ने क्या कहा था, क्या आज कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि वो जब आएगी अगर सत्ता में कभी, तो वो एक्साइज ड्यूटी और इन सबको लेकर कोई रेशनल रखेगी ताकि जनता पर बोझ ना पड़े? क्योंकि अर्थव्यवस्था का और कौन सा तरीका आपके पास रहेगा सुधारने का? पंकज जी, हम आज के हालात पे बात कर रहे हैं, कल क्या होगा कल समय बताएगा। और हमने पिछली सरकारें 50 साल में दी हैं। हमने कभी भी, जब 14 में इनको सरकार सौंपी तो $105 प्रति बैरल रेट था और हमारी सरकार ने 71 रुपए से ऊपर रेट नहीं जाने दिया। आज $40 प्रति बैरल है और रेट 80 से 90 रुपए पूरे देश में हो गया। आपके सामने गणित समझ आ रहा है, जो कि रेट 30 रुपए पे होना चाहिए आज 80 रुपए और 90 रुपए के बीच में पूरे देश में घूम रहा है। ये चोर बाजारी नहीं तो और क्या है, ये लोगों की जेब में डाका नहीं तो और क्या है। वो कहते हैं कि हमें योजनाओं पे खर्च करना पड़ेगा, मतलब लोगों की जेबों में से पैसे निकालो और लोगों के लिए योजनाएं डिक्लेयर करके, ये कौन आंख पे पट्टी। ये तो वही बात हो गई, बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर ले तो क्या बिल्ली छोड़ देगी? आप लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। आपको उस समय इनको सहूलियतें देनी चाहिए, अपनी जेबें खाली करके उनको परोसना चाहिए। आप उनकी जेबों पे डकैती मार रहे हैं। ठीक है। 18 लाख करोड़ रुपया आपने 2014 से लेके आज तक पेट्रोल के प्राइसेस से इकट्ठा कर लिया। क्या ये क्रूड ऑयल कंपनियों के लिए, हिंदुस्तान की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं? मेरे को तो सीधा सीधा शंका इसी बात की हो रही है। ठीक है शिव भाटिया जी, आपके तेवर आपके प्रदर्शन की तरह आज तीखे। एक छोटी सी टिप्पणी हम लेंगे कुणाल साहब से, उसके बाद प्रोफेसर झा से विस्तार से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, समय कम है। कुणाल साहब, एक चीज तो बहुत साफ है कि इस समय जो पूरी परिस्थिति बन रही है उससे निकलने का कोई रास्ता सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जब ये बात कहते हैं कि हमें केंद्र को चाहिए पैसा देना है, इसीलिए आपकी सरकार बनती है, पर आप अगर इस समय ऐसी स्थिति दिखाएंगे कि आपके पास रास्ता नहीं है तो ये सवाल उठेगा कि आपको दरअसल तरीका पता ही नहीं है। क्योंकि अगल बगल के तमाम देश जो हैं वहां पे दाम बहुत कम है, वो भी कोरोना से जूझ रहे हैं, वो भी कच्चा जो तेल है उनको उसी दाम पर मिल रहा है। आपको नेपाल, पाकिस्तान, जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी इतना दाम नहीं है तेल का। पहली बात तो मैं इन कंट्री से कंपेयर नहीं करूंगा। हम दुनिया की 20% आबादी है और हम आई थिंक कंपैरिजन कर रहे हैं 20 करोड़ 10 करोड़ वाले देशों से। सो आई थिंक दैट डजंट जस्टिफाई एट ऑल जो हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। वो अर्थव्यवस्था इतनी छोटी है कि हम उन लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो चीन से दूसरी करें। बात यहाँ आती है कि देखिए हमको, जो जैसे मैंने आपको बताया, हम 20% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे पास जो पेट है, हमारे पास जो लोग हैं, हमारे को जो सेवाएं करनी होती है, उसका जो रूप है वो बहुत विशाल है। अब आप देखिए इस टाइम पे जो हम बड़े बुरी हालत से निकल रही है, दुनिया निकल रही है इस टाइम, जो कोरोना वायरस ने हालत कर रखी है, अर्थव्यवस्था पूरी हिला रखी है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन सेंटर से है कि अगर हमारे पास काम नहीं है तो हमें बेरोजगार भत्ता दिया जाए, हमको सेंटर देगी स्टेट देगी अपने स्टेटों में जो लोग बेरोजगार हुए उनको। अब ये पैसा आएगा कहां से? आपने कहा लोगों की जेबों से पैसा निकाला जाता है। एक देश में लोग रहते हैं जो टैक्स भरते हैं, वो भी उनके जेब से ही भरते हैं, कि बाहर से तो नहीं आता। सरकारें कोई बिजनेस करके, पर उसका एक रेशनल होता है, उसका एक रेशनल, कुणाल साहब माफ करिएगा, उसका एक रेशनल होता है। अगर 106 और $150 कच्चा तेल का कीमत रही और उसमें हमने 40-45 रुपए पेट्रोल खरीदा, तो हम $40 प्रति बैरल तेल में अगर 80 रुपए दे रहे हैं तो ये रेशनल नहीं है। बहरहाल ठीक है, आपकी बात आ गई। प्रोफेसर झा, क्या ठीक है प्रोफेसर झा, अभी जो स्थिति है, क्या हमको लगता है कि हमारे देश में जो पूरी अर्थव्यवस्था की गाड़ी है वो अनाड़ी चला रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सरकार चला रहे हैं उनको लगता है कि सबसे आसान सा रास्ता हम ढूंढ ले रहे हैं, जो लेके विवाद उनकी समझ से नहीं है। लेकिन देख ही रहे हैं कि विवाद इतना हो रहा है। भाटिया साहब ने बिल्कुल सही कहा। आप देखिए, जब तेल बिल्कुल
तेज रफ्तार से महंगा हो रहा था, उस समय प्राइसेस को कंट्रोल किया गया, किसी और सरकार ने कंट्रोल किया ही था। जब 105 तो 14 तक गया, इनफैक्ट प्राइस अगर आप देखें जब महंगाई उतनी हो गई थी, उसके बाद भी जो यूपीए की सरकार ने कैप तो लगाया था, आप और कुछ नहीं बस यूपी ले लें। अभी है उसके तकरीबन 1/3 जो है कच्चे तेल की कीमत है, और कीमत जो जिससे पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? और ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, जैसा आपने बताया 2018 में जो देखा कि कीमत कहां तक पहुंच गई थी, तो इसलिए ये कि मैनेजमेंट इशू है ये, और ये मानना कि यही पास रहता है, मुझे तो लगता है कि ये काफी गलत किस्म की सोच है। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी एक सेगमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है का यूनिवर्सल इंटरमीडिएरी है। ये तेल हो, कोयला हो, बिजली, अगर आप इस पे प्राइस बढ़ाते हैं, ये हर प्राइस को इम्पैक्ट करता है, उसका इम्पैक्ट डिमांड पे होता है, और पूरा एक सार्वभौमिक किस्म का नुकसान होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। बार-बार कह रहे हैं कि राज्य सरकारें करें, देखिए सरकारों के पास बहुत कम स्रोत बच गए हैं। जीएसटी के पास, उनके पास क्या है? पेट्रोल है, लिकर है, स्टैम्प ड्यूटी है, एक दो चीजें और, बस उसी के सहारे उनको निर्भर करना पड़ता है, और वो भी आप उनको नहीं जो है उन पर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ये ले लेगी तो राज्य सरकारें कहां से फिर अपने लिए कर जुगाएगी? जीएसटी का एक अलग प्रश्न है जी। ज्यादा मजबूती से जमीन पे काम कर रही है, आप इस बात को भी ध्यान रखिए। ये कहना कि केंद्र सरकार जो है वो कोरोना के संकट में खर्च कर रही है, बिल्कुल गलत। खर्च है कहां पे? आप मुझे बताइए तो। कुणाल जी को ये बताना चाहिए खर्च हो कहां रहा है। 1 लाख करोड़ जो था उसमें मिला हुआ क्या? पूरा जो मॉनिटरी सिस्टम उसके माध्यम से लगा रहे हैं कि चीजें होंगी, खर्च हो नहीं रहा। वो जब होगा तब होगा। तो इसलिए इसको हम समग्रता से समझें, सिर्फ ये बीजेपी और कांग्रेस वाली बात नहीं है। शायद बिल्कुल आपने सही कहा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इसको समझना होगा, क्योंकि तेल में अगर ऐसे ही आग लगी तेल की कीमतों में, तो रसोई की जो आग है वो ठंडी पड़ सकती है, और ये बहुत बड़ा खतरा है इस देश में, खास तौर पर जब अर्थव्यवस्था एक ज्यादा संकट में है। तो जरूरत है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना, यानी उनके पास पैसा पहुंचाना, ना कि उनके पास जो पैसे हैं उसको खींच लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो इस परिचर्चा में शामिल हुए। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी